नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए यूपी टेट सी टेट सुपर टेट 2020 की श्रृंखला। और जिसमें आज का हमारा विषय है बाल विकास एवं मनोविज्ञान। तो आज हम लेकर आए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और इसमें जो है आपको मिलेगा 40 प्रश्नों का एक डोज, जिसको हमने नाम दिया है सुपर 40 क्वेश्चन। और ये सुपर 40 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए चुनिंदा प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए और इनको जो है वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो इसका ऑप्शन है आपके, अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, गरीब छात्र कम अधिगम करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो अमीर छात्र अधिक करता है, ये चीज़ गलत है। किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, ये चीज़ हो सकती है। गरीब छात्र कम अधिगम करता है, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका एक विकल्प होगा बी। देखिए क्या होता है, अधिगम के ऊपर आर्थिक स्थिति का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस बच्चे का जो कहते हैं ना बुद्धि या प्रेरणा, वो उसको प्रभावित करती है, ना कि आर्थिक स्थिति। ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से आदत होती है संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेदनात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति, या उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 का आपका उत्तर होगा सी, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। आदत का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज़ को जो आप पूर्व में कर चुके हो उसको बार बार रिपीटेटिवली करना। ठीक। तो पूर्व में किए गए अनुभवों की पुनरावृत्ति आपकी आदत कहलाती है, आदत बन जाती है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए। विचारधारा किसकी है, आदर्शवाद की, प्रकृतिवाद की, यथार्थवाद की, या प्रयोजनवाद की। तो देखिए ये जो विचारधारा है ये है आदर्शवाद की। ठीक। अगला प्रश्न, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्किनर, या क्रो एंड क्रो। तो प्रश्न संख्या 4 का जो आपका विकल्प होगा बी, थर्स्टन ने पुस्तक लिखी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शीर्ष स्थान किसे दिया जाता है, विद्यालय को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है बी, शिक्षक को। देखिए आदर्शवादी जो विचारधारा है उसमें क्या होता है, शिक्षक की जो स्थान होता है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। ठीक। अन्य विचारधाराओं में क्या होता है, छात्र को जो है सर्वोपरि माना जाता है। तो आदर्शवाद में शिक्षक को आदर्श मानकर शिक्षक जिस प्रकार से करता है उसी छात्र उसी का अनुकरण करते हैं। अगला प्रश्न 6 कि निम्न में कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। प्रकृतिवादी, तो प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो, प्लेटो, रॉस, या एडम्स। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है ए, रूसो। रूसो कैसे थे, प्रकृतिवादी दार्शनिक थे। देखिए ये जो है शिक्षा की विचारधाराएं हैं, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था कौन सा सिद्धांत, सीखने में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सभी को ज्ञात होना चाहिए कि 7वें का विकल्प होगा ए, सीखने में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली के ऊपर किया था जिसमें उसने एक पिंजड़े में बिल्ली को बंद कर दिया था, और जब वो खाना देते थे तो बिल्ली जो है बार बार प्रयास करती थी और वो पिंजड़ा जो है खुल जाता था। तो प्रयत्न एवं त्रुटि मतलब प्रयास करो और जो त्रुटियां हैं उनसे सीखो। तो ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ, इटली, जर्मनी, अमेरिका, या जमैका। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है बी, जर्मनी। देखिए गेस्टाल्टवाद की संस्थापक की अगर बात करें तो इसमें 3 लोगों का नाम प्रमुख है, वर्दीमर, कोहलर और कोफका। ठीक। तो ये जो लोग थे जर्मनी से थे और वहीं पे इसका उदय हुआ था, वहीं पर इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है अंश से पूर्ण की ओर, एक तरफ के अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, और बीच की ओर। तो प्रश्न संख्या 9 का जो उत्तर है आपका सी, पूर्ण से अंश की ओर। देखिए समग्रवाद में क्या किया जाता है, पूर्ण से अंश की ओर ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है।
तो प्रकार्यवाद, संरचनावाद, समग्रवाद या व्यवहारवाद। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा बी, संरचनावाद। संरचनावाद जो है मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। अगला प्रश्न, निम्न में से जे बी वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी? संरचनावाद को, प्रकार्यवाद को, व्यवहारवाद को या समग्रवाद को? तो प्रश्न संख्या 11 का आपका विकल्प होगा सी, व्यवहारवाद को। देखिए, व्यवहारवाद को जे बी वॉटसन ने किसकी संज्ञा दी? मन रहित मनोविज्ञान। मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा किसको दी? व्यवहारवाद को। और आपको पता होना चाहिए कि व्यवहारवाद के अगर जनक की बात करें तो वॉटसन का नाम आना चाहिए। अगला प्रश्न, स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है कौन सी? क्षेत्रीय भ्रमण विधि, पर्यटन विधि, प्रयोगशाला विधि या उपरोक्त सभी? तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है ए, क्षेत्रीय भ्रमण विधि। देखिए, स्थानीय इतिहास की अगर बात करें, देखिए इतिहास कई तरीके का होता है, स्थानीय, ठीक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो स्थानीय स्तर की बात करें तो उसके लिए क्षेत्रीय भ्रमण बहुत कारगर सिद्ध होगा। भूगोल की बात करें तो भूगोल में आपका जो है पर्यटन विधि ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी। ठीक, तो इसका विकल्प होगा आपका ए, क्षेत्रीय भ्रमण विधि। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में या सामाजिक सुधारों में? तो प्रश्न संख्या 13 का आपका विकल्प होगा बी, सामाजिक मूल्यों के विकास में। देखिए, सामाजिक अध्ययन का हम क्यों पढ़ते हैं? इसका जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि हमका मतलब बच्चे के अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकें, कि भाई जो इतिहास में या भूगोल, अर्थशास्त्र और आपका पॉलिटी, इन सब चीज़ों का अध्ययन क्यों कराया जाता है? कि उसे समाज से रूबरू कराया जाए कि समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और कैसे उसको सर्वाइव करना है। तो सामाजिक मूल्यों को विकास में जो है हमें ये सहयोग करता है कौन? सामाजिक अध्ययन। प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है। कौन सी विधि करती है? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। समाज मिति विधि, वाद विवाद विधि, सामाजिक अध्ययन विधि या उपरोक्त सभी विधि? तो प्रश्न संख्या 14 का आपका उत्तर होगा वी, वाद विवाद विधि। देखिए, प्रजातांत्रिक मूल्य और सिद्धांत की अगर बात करें तो कौन से वो मूल्य होते हैं? तो प्रजातांत्रिक में आपका आता है लीडरशिप की क्वालिटी, नेतृत्वकर्ता, ठीक, टीममेट और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वाद विवाद में क्या होता है, बच्चा सीखता है कि अपना पक्ष रखना, दूसरे का सुनना और फिर उससे निष्कर्ष निकालना। तो ये जो है वाद विवाद का एक पहलू है। तो इससे जो बच्चा जो है सीखता है किससे? वाद विवाद विधि से। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? कहानी विधि, वाद विवाद विधि, समाज मिति विधि या उपरोक्त सभी विधियाँ? तो प्रश्न संख्या 15 का आपका विकल्प होगा ए, कहानी विधि। देखिए, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए जो छोटी कक्षाओं में आप क्षेत्रीय भ्रमण या ऐसी विधियों का यूज़ नहीं कर सकते, जैसे वाद विवाद हो गई या व्याख्या विधि हो गई, तो इनको बच्चा जल्दी नहीं अडॉप्ट कर पाएगा, जल्दी समझ नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसको कहानी विधि के माध्यम से समझाओगे, जैसे आपको कोई चीज़ समझानी है, इतिहास के विषय में ही समझाना है या पर्यावरण के विषय में समझाना है या भूगोल के बारे में बताना है, भारत के बारे में बताना है कि भारत का कैसा विस्तार है, तो आप अगर उसको कहानी के माध्यम से बताओगे कि हम यहाँ से पहले जम्मू कश्मीर, दिल्ली, गुजरात, कश्मीर, तो इन सब चीज़ों को वो क्या करेगा? सीखेगा, समझेगा। अगर आप उसे ऐसे ही बताते चलोगे कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, तो शायद उसके लिए थोड़ी कठिनाई होगी। तो कहानी विधि सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि या सीखने वाले की अभिवृत्ति? तो 16 का जो है प्रश्न, इसका आंसर होगा ए, सीखने वाले की अभिप्रेरणा। देखिए, कोई भी चीज़, अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है ज़रूरी है प्रेरणा। अगर आपको बच्चे को स्कूल एडमिशन कराते हैं तो उसको पहले प्रेरित करना पड़ता है कि बेटा स्कूल जाओगे तो ये होगा, पढ़ाई लिखाई करके ये मिलेगा, तब वो बच्चा प्रेरित होता है, तब वो जाता है। ऐसे कोई भी अगर काम आपको सीखना है, जैसे गाड़ी चलानी है, तो उसके लिए भी आपको पहले मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो शर्त है या पहला सोपान कहें तो वो आपका होता है सीखने वाले की अभिप्रेरणा। अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है? सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएँ, सीखने वाले की बुद्धि या सीखने वाले की अभिवृत्ति? तो इसका विकल्प है बी, सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएँ। कि जो उसकी अनुक्रिया का मतलब क्या होता है कि भाई कोई कार्य के साथ जो कार्य करते हैं हम, अनुक्रिया, ठीक।
अब जैसे कोई चीज़ बच्चा होता है छोटा सा, तो अगर वो साइकिल चलाने लगा छोटे पे ही, तो उसको बाइक या किसी चीज़ को सिखाने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो उसी तरीके से हमें देखना होगा कि बहु अनुक्रियाएँ क्या कर रहा है, मतलब किस चीज़ में उसकी रुचि है, तो वो आपका सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएँ द्वितीय शर्त हो गई। अगला है तृतीय शर्त क्या है अधिगम के लिए, प्रश्न संख्या 18। तो सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धिलब्धि, सीखने वाले को पुनर्बलन या सीखने वाले का मन। तो प्रश्न संख्या 18 का होगा सी, सीखने वाले को पुनर्बलन। अब देखिए यहाँ पे बहुत ये जो नाजुक स्थिति होती है, नाजुक कैसे कह सकते हैं इसको, भाई बच्चे को आपने प्रेरित कर दिया, उसने काम को शुरू किया, बहु अनुक्रियाएँ कर रहा है। बहु अनुक्रिया का मतलब उससे जुड़े हुए बहुत सारे काम कर रहा है। अब वहाँ पे बच्चा अगर कहीं फेल हो गया, फेल का मतलब असफल हो गया, तो क्या होगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। अब आपका काम क्या है, आपका मतलब टीचर हो आप या कोई भी है, अगर फैमिली मेम्बर हो, तो आपका काम है उसको पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, उसको पुनर्बलन प्रदान करना, जिससे वो दोबारा से प्रेरित होकर उस काम को करने लगे, और नहीं तो वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा और उस काम को छोड़ देगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखने वाले के लिए चतुर्थ शर्त क्या है? तो सीखने वाले का अभ्यास, सीखने वाले के घर का माहौल, सीखने वाले की बुद्धिलब्धि या सीखने वाले का मन। तो इसका विकल्प होगा सीखने वाले का अभ्यास। फिर जो है अधिगम के लिए चौथी चीज़ जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। देखिए अब वो बच्चा उस काम को करने लगा दोबारा से, अगर फेल हो गया तो, पास हो गया तो। अब हमने कोई चीज़ सीख ली, अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे या रिपीट नहीं करेंगे तो शायद हम उस चीज़ को भूल जाएं। तो अभ्यास जो है उसकी चतुर्थ शर्त होती है। अगला प्रश्न है, अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? तो प्रश्न संख्या 20 के आपके विकल्प हैं गेट्स ने, मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने या गिलफोर्ड ने। तो प्रश्न संख्या बी का उत्तर होगा बी, मॉर्गन ने। ये परिभाषा जो है मॉर्गन की है। अगला प्रश्न हमारा, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? मॉर्गन, वुडवर्थ, गेट्स या गिलफोर्ड। तो प्रश्न संख्या 21 का आपका उत्तर होगा सी, गेट्स। किसने? गेट्स ने। अगला प्रश्न है, अधिगम आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी? मॉर्गन, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ या गिलफोर्ड। तो प्रश्न संख्या 22 का होगा बी, क्रो एंड क्रो ने। देखिए परिभाषाओं के बारे में अगर हम बात करें तो आपको बीटीसी से लेकर और टेट, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी में परिभाषाएं पांच परिभाषाएं देखने को मिल सकती हैं। तो परिभाषाओं को आप बिल्कुल भी ईजिली ना लें, उनको अच्छे से याद करें और अच्छे से समझें। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं इस परिभाषाएं, तो इनको बड़ा अच्छे से देखना है आपको। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ये किस वैज्ञानिक की परिभाषा है? तो क्रो एंड क्रो, मॉर्गन, गिलफोर्ड या वुडवर्थ। तो इसमें आपको बताना होगा। तो 23 का जो है आपका सी, गिलफोर्ड। तो क्या है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। अगला प्रश्न, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी? तो कॉल्विन, क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड या मॉर्गन। तो प्रश्न संख्या 24 का आपका विकल्प होगा ए, कॉल्विन। ए, कॉल्विन। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, यह परिभाषा किसने दी? देखिए फिर से सुनिएगा, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी या किस मनोवैज्ञानिक ने दी? तो इसका जो हमारे विकल्प में क्रो एंड क्रो, गिलफोर्ड, मॉर्गन या पील। तो प्रश्न संख्या 25 का आपका विकल्प है डी, पील। ये परिभाषा किसने दी? पील ने। अगला प्रश्न है 26, किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके वर्कल का, सीएल हल का, थॉर्नडाइक का या कोहलर का। तो देखिए इसका विकल्प होगा प्रश्न संख्या 26 का बी, सीएल हल का, क्लार्क हल का। उन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान का सिद्धांत जो है उनका वो कहा जाता है सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, जो इन्होंने दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27, निम्न में किसका सबसे व्यापक क्षेत्र है? शिक्षा मनोविज्ञान का, शिक्षा पाठ्यचर्चा का या उपरोक्त सभी का? तो प्रश्न संख्या 27 का है बी, मनोविज्ञान का। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का एक पार्ट है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है पार्ट है उसका, तो मनोविज्ञान का क्षेत्र सबसे ज़्यादा व्यापक है। बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये इसका है मनोविज्ञान। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन किसके अंग हैं? चेतना के, मस्तिष्क के, शरीर के या बुद्धि के? तो प्रश्न संख्या 28 का आपका विकल्प है ए, चेतना। देखिए चेतना 3 प्रकार की होती है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। ठीक, अगला प्रश्न,
अंतः दर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत है, कैसी है? पुरानी, नई, मध्यम या नवीनतम। ठीक, तो प्रश्न संख्या 29 का आपका विकल्प है ए, पुरानी विधि। अंतर दर्शन विधि जो है दूसरी विधियों से पुरानी विधि है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया, क्या बताया? मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। तो प्रश्न संख्या 30 का आपका विकल्प होगा सी, चेतना का विज्ञान। विलियम वुंट ने क्या बताया मनोविज्ञान को? चेतना का विज्ञान। ऐसे ही बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31 कि निम्न में से पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को क्या बताया? चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या मानव व्यवहार का विज्ञान। तो प्रश्न संख्या 31 का आपका विकल्प होगा डी, मानव व्यवहार का विज्ञान। ये किसने बताया? पिल्सबरी ने। ऐसे अगला प्रश्न है, विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञानिक के जनक माने जाते हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के, विकासात्मक मनोविज्ञान के, तुलनात्मक मनोविज्ञान के, उपरोक्त सभी के। तो प्रश्न संख्या 32 का आपका है विकल्प ए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। किसको माना जाता है? विलियम वुंट को। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मनोविज्ञान की प्रथम जो प्रयोगशाला थी वो भी विलियम वुंट ने स्थापित की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पावलोव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रयोगात्मक अनुकूलन का सिद्धांत, चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत। तो प्रश्न संख्या 33 का आपका विकल्प है बी, चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत। चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत। अगला प्रश्न 34, व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है? निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 34 का विकल्प होगा आपका सी, साक्षात्कार विधि। देखिए, व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति मतलब उसका एटीट्यूड और उसके इमोशंस जानने के लिए सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है साक्षात्कार। ठीक है, तो ये कौन सी है? सबसे साक्षात्कार विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 35, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई? तो इसके ऑप्शन है आपके पास 1878, 1879, 1880 या 1892। बताओ। तो इसका जो विकल्प होगा 35 का बी, 1879। 1879। अगला प्रश्न है हमारा 36, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है? तो बाल्यावस्था में, यौवन अवस्था में, शैशव अवस्था में या किशोरावस्था में। तो प्रश्न संख्या 36 का आपका जो विकल्प होगा सी, शैशव अवस्था में। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में, जो उसका वर्तमान स्वरूप की अगर बात करें तो ये कैसी अवस्था है उसकी? शैशव अवस्था। अगला प्रश्न हमारा, मनोविज्ञान अध्ययन को जेनेटिक विधि को किस नाम से पुकारा जाता है? तो आनुवंशिक विधि, विकासात्मक विधि, अंतःदर्शन विधि या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 37 का आपका विकल्प है बी, विकासात्मक विधि। ठीक, जेनेटिक विधि को क्या जानते हैं? विकासात्मक विधि के नाम से। मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के जनक कौन है? टाइडमैन, वुडवर्थ, जेबी वॉटसन या फ्राइड। तो प्रश्न संख्या 38 का जो आपका विकल्प होगा सी, जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया? 1900 में, 1920, 1930 या 1940। तो प्रश्न संख्या 39 का आपका विकल्प होगा बी, 1920। ठीक, अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारा, सीखना किससे प्रभावित होता है? आत्मा से, मन से, बुद्धि से या प्रेरणा से। तो प्रश्न संख्या 40 का उत्तर होगा आपका डी, प्रेरणा से। देखिए, पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि सीखना, अधिगम को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ है प्रेरणा। प्रेरक जो है उस चीज़ को मोटिवेट, मतलब किसी चीज़ को मोटिवेट करने से अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपके काम आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए हर व्यक्ति के पास पहुँच जाए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।